हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखते होंगे यूपी पीजीटी क्या जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग, या फिर यूपी जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट लेक्चर आते ही रहते हैं। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप लोग इन वीडियोस को देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। आप लोगों से ज़्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए, आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि जो चैनल है उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास एक थोड़ा सा कह लें कि फ्यूल आ जाता है कि हाँ यार मुझे और बनाने चाहिए, अदरवाइज फिर इनको क्वांटिटीज में बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें पूछा गया है, एक वायर है जिसको बेंट कर दिया जाता है एक सर्कुलर लूप में। लूप की रेडियस हो जाती है 7 सेंटीमीटर और इसको परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, जिसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला। जिसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1 टेस्ला, और ये सारा का सारा काम 0.1 सेकेंड के अंदर हो जाता है। द लूप इज चेंज टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लूप जो है उसका एरिया चेंज हो जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फील्ड है वो इंक्रीज होकर हो जाता है 1.8 टेस्ला। तो देखो सबसे पहले तो B2 जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है वो है 1.8 टेस्ला। एरिया जो आपको गिवन है A2 वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। B1 की जो वैल्यू है वो गिवन है वो कितनी है 1 टेस्ला, तो 1.0 टेस्ला। और A1 जो है उसको हम लिख लेंगे πr स्क्वायर से, क्योंकि उसको बेंट किया जा रहा है सर्कुलर लूप में। तो ये बन जाएगा 3.14, और R रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो R का स्क्वायर यानी कि 49, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है EMF। तो EMF जो होगा वो होगा चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा φ2 - φ1 अपॉन टाइम। तो φ2 कितना हो जाएगा B2A2, तो φ2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी B2A2, और φ1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी B1A1, और अपॉन टाइम हो गया। तो अब ये वैल्यूज जो है हमने रखी है, निकाली है, इनको सब्सटीट्यूट करो। तो यहाँ से EMF की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो B2 कितना है 1.8, और A2 जो है वो कितना है 100 इंटू 10⁻⁻4 में से माइनस करना है B1 की वैल्यू है 1, और A1 जो है वो कितना है 3.14, ये ब्रैकेट में कर लेना भाई, और यहाँ पर ये 49 इंटू 10⁻⁻4, और इसको डिवाइड करना है टाइम से। टाइम कितना है, टाइम है 0.1 सेकेंड। ओवरऑल इसको सॉल्व कर लेना आप। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 26 मिली वोल्ट। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 26 मिली वोल्ट, जो कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉइल है जिसके अंदर n टर्न्स हैं और रेजिस्टेंस कितना है R है, कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4R ओमेगा। इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस है 4R ओमेगा। दिस कॉम्बिनेशन इज मूव्ड इन टाइम t सेकेंड्स फ्रॉम अ मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 वेबर टू φ2 वेबर। फ्लक्स जो चेंज होता है डेल्टा फाई, वो डेल्टा फाई की वैल्यू है φ2 - φ1। ठीक है, तो इंड्यूस करंट निकालना है हमें। तो इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे, I किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कॉइल जो है इसमें रेजिस्टेंस R है और इसको कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R + 4R। तो R + 4R कितना हो जाएगा 5R। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा EMF अपॉन 5R। तो ये तो आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू। अब EMF की वैल्यू रखनी है। तो EMF जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा -d∅ अपॉन dt। तो माइनस यानी कि ये माइनस d∅ का मतलब φ2 - φ1 और अपॉन डेल्टा t। तो φ2 - φ1 ये φ1 है भाई। तो यहाँ से ये माइनस, और n टर्न्स है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, तो ये हो जाएगा -n φ2 - φ1 अपॉन t। तो ये वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और I की वैल्यू बनेगी -n, ये हो जाएगा φ2 - φ1 और अपॉन 5RT। φ2 - φ1 अपॉन 5RT। तो -n φ2 - φ1 अपॉन 5RT। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं एल इक्वल्स टू वो होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। आप इसको म्यू से भी लिख सकते हो, और क्योंकि जो म्यू आर है वो बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट के, तो यहाँ से म्यू जो है वो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट और इंटू म्यू आर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एन आर स्क्वायर ए अपॉन एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ज्योमेट्री ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके स्क्वायर के ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेसिप्रोकल है किसके साथ, लेंथ के साथ। तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि किससे इंडिपेंडेंट है, तो किससे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है कि करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है उसको क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है और वो इंड्यूस्ड वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जो करंट और वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज है वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है जो कि ऑपरेशनल फॉर्मूला में अपीयर होते हैं, है ना। तो करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज are variables which appears into the operational formula of inductance। ऑपरेशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस का मतलब हो गया कि हम ये लिखते हैं फाई इक्वल्स टू एल आई, एक तो ये हो गया, हालांकि L जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना, और दूसरा क्या हो गया, ये हम लिखते हैं V इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। दोनों ही केस में जो इंडक्टेंस है वो ना तो I के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर भी हमने आंसर में इन दोनों को इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जो ऑपरेशनल फॉर्मूला होते हैं किसके, इंडक्टेंस के, उन दोनों में अपीयर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते, है ना। तो दे डू नॉट डिफाइन प्रॉपर्टी इटसेल्फ, दे डू नॉट डिफाइन property itself, they do not define property itself। तो इसलिए हमने करंट को और इंड्यूस्ड वोल्टेज को इसमें कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ किसको कंसीडर किया है, हमने जो ज्योमेट्रिकली जो प्रोपोर्शन है कॉइल का उसको कंसीडर किया है, क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे कि एरिया हुआ, लेंथ हुआ, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉइल के नंबर हुआ तो उनके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर क्या लगाया है, डी लगाया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस की यूनिट हमें बतानी, तो इंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल बराबर हो जाएगा ईएमएफ इंटू डी टी अपॉन डी आई। तो ईएमएफ जो है उसको हम किससे लिखते हैं, वोल्ट से, और टाइम जो है उसको लिखा सेकंड से, और डी आई मतलब करंट, तो करंट किस में हो गई, एम्पियर में हो गई, करंट किस में हो गई, एम्पियर में। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, वोल्ट सेकंड इंटू एम्पियर विच इज ऑप्शन सी, वोल्ट सेकंड इंटू एम्पियर विच इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो करंट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ टाइम के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता है, तो नाइदर ए और बी, दोनों के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज रेशियो ऑफ। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया एल डी आई अपॉन डी टी, तो एल जो है वो किसके बराबर हो गया, ईएमएफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये वैल्यू हो गई। अच्छा जी, तो यहाँ से ईएमएफ का मतलब हो गया वोल्टेज, और अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो यहाँ से जो एल है वो रेशो हो गया वोल्टेज, किसका रेशो हो गया, वोल्टेज, और अपॉन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका रेशो हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वोल्टेज इंड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको इसका फॉर्मूला लिख के बताया था, एल इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और
क्योंकि जो म्यू आर है वो किसके बराबर होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो इसलिए इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एन आर स्क्वायर ए अपॉन एल। तो सेम फॉर्मूला को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो फॉर सर्कुलर कॉइल के लिए जो इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल के लिए। तो यहां से L जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का ईएमएफ है, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन द करंट चेंजेस एट अ स्टेडी रेट ऑफ 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। करंट जो है वो चेंज हो रही है 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में, और कितने सेकंड में, 1 मिली सेकंड में। इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई एम एफ इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं। तो एल की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये हो गया ई एम एफ, और अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। कैसे सॉल्व करना है, एल ई एम एफ की जो वैल्यू है कितनी है, 5 वोल्ट। ई एम एफ की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, अपॉन डी आई अपॉन डी टी करना है। डी आई अपॉन डी टी मतलब यहाँ करंट में चेंज कितना हो गया, 3 - 2, और डी टी जो टाइम है वो कितना है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब 10 पावर -3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और अपॉन कितना आ जाएगा, 1, और ये 10 पावर -3 ऊपर पहुंच गया। तो 10 पावर -3 ऊपर चला गया, ये हो गया मिली में। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 मिली हेनरी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मिली हेनरी, विच इज ऑप्शन डी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ईएमएफ है 12 वोल्ट का और इंड्यूस्ड है इन अ गिवन कॉइल व्हेन द करंट इन इट्स चेंजेस एट द रेट ऑफ 48 एम्पियर पर मिनट। करंट जो चेंज हो रहा है वो किससे चेंज हो रहा है, 48 एम्पियर पर मिनट, यानी कि 48 मिनट को सेकंड में बदलो तो ये हो गया 60, है ना। तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48 और 12 पंच 60, 4/5। तो यहाँ से हमारे पास ये डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो 4/5 हो गई। एल की वैल्यू किसके बराबर, एल इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो ई एम एफ आप लोगों ने निकाल लिया है, वो कितना है 12 वोल्ट, और डी आई अपॉन डी टी कितना हो गया 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 × 5 अपॉन 4। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आंसर आ गया 15। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 हेनरी।